दोस्तों, बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो ज़रूर दबा दो। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा। इस साल कई हॉरर फिल्में चली हैं, मुंजिया, स्त्री 2, अब भूल भुलैया 3। और जब स्त्री 2 बहुत बड़ी हिट हुई थी, मैंने उसी वक्त कहा था कि अब बॉलीवुड वाले ना जाने कितनी हॉरर फिल्मों का ऐलान करेंगे, ना जाने कितनी हॉरर फिल्में बनेंगी। और जब ये सारी हॉरर फिल्में साथ में रिलीज होंगी तो इनमें से 2-3 हिट होंगी, बाकी सब की सब फ्लॉप हो जाएंगी। जब से बॉलीवुड बना है तब से आज तक बॉलीवुड की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बॉलीवुड भेड़ चाल में यकीन रखता है। बॉलीवुड को लगता है कि अगर 2 हॉरर फिल्में चली हैं तो बस अब पब्लिक सिर्फ हॉरर फिल्में ही देखेगी। तो जबकि एक्टरों को ये यकीन हो चला है कि भाई अब तो जनता सिर्फ हॉरर फिल्में ही देखेगी, तो आयुष्मान खुराना भी एक हॉरर फिल्म कर रहा है और अब सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी एक हॉरर फिल्म का ऐलान कर दिया है जिसका नाम है वन। एक वाला वन नहीं, बल्कि जंगल वाला वन। इस फिल्म की निर्माता है औरतों की कांतिलाल शाह गंदी फिल्में बनाने वाली एकता कपूर। इस फिल्म का अनाउंसमेंट एक टीजर के साथ किया गया है और बताया गया है कि ये फिल्म 2025 में रिलीज होगी। मैं आपको बता दूं कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की जो लास्ट फिल्म रिलीज हुई थी वो योद्धा थी, जो एक फ्लॉप फिल्म थी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि सिद्धार्थ मल्होत्रा के करियर में एक ही सुपरहिट फिल्म है, वो है एक विलन। करण जौहर ने सिद्धार्थ को लॉन्च किया था अपनी फिल्म स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर में, और फिल्म एक विलन सिद्धार्थ मल्होत्रा की दूसरी फिल्म थी। उसके बाद से अब तक सिद्धार्थ तकरीबन 10 फिल्में कर चुका है, कोई भी फिल्म चली नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि सिद्धार्थ की जो चॉइस है फिल्मों की वो ज्यादा अच्छी नहीं है। एक कहावत है गांव में कि अगर तीर चलाते रहोगे तो एक ना एक दिन तो बिटौड़े में लग ही जाएगा। तो सिद्धार्थ की एक और अच्छी फिल्म आई थी जिसका नाम था शेरशाह, बट वो फिल्म ओटीटी पर रिलीज हुई थी, थिएटर में रिलीज नहीं हुई थी। और यही वजह है कि उस फिल्म को थिएट्रिकल फिल्म नहीं कहा जा सकता, एक कमर्शियल हिट फिल्म नहीं कहा जा सकता, जैसे कि स्त्री 2 है या भूल भुलैया 3 है। मैं आपको यह भी बता दूं कि 2025 में तकरीबन 10 हॉरर फिल्में रिलीज होंगी, और ये तो गारंटी है कि भाई सब की सब तो हिट नहीं हो सकती। उन 10 में से 1 या 2 फिल्में ही चलेंगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये जो सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म है ये हिट होगी कि नहीं होगी। बॉलीवुड में एक कॉपी मास्टर डायरेक्टर है जिसका नाम है नीरज पांडे। एक्चुअली इसने एक फ्रेंच फिल्म को हिंदी में बनाया था, वो फिल्म थोड़ी सी चल गई थी और उसी फिल्म से डायरेक्टर बना था। तो जो आदमी डायरेक्टर ही कॉपी करके बना हो वो जिंदगी भर कॉपी ही करेगा, ओरिजिनल कहानी तो लिख नहीं पाएगा, ओरिजिनल फिल्म तो बना नहीं पाएगा। लेकिन एक वक्त में अक्षय कुमार और नीरज की अच्छी दोस्ती थी। अक्षय कुमार नीरज के लिए फिल्में कर रहा था और नीरज जो है तुर्रम खान बना हुआ था। बॉलीवुड में ऐसे सिर्फ 2 ही डायरेक्टर हैं, राजू हिरानी और SLB, जिनकी किसी भी फिल्म को कोई भी एक्टर करता है बिना कुछ पूछे। लेकिन उस वक्त में नीरज पांडे को यह यकीन हो चला था कि वो राजू हिरानी और SLB से भी बड़ा डायरेक्टर बन चुका है। फिर अक्षय और नीरज में झगड़ा हो गया, अक्षय ने नीरज की फिल्में करना बंद कर दिया और नीरज सड़क पे आ गया। आज की तारीख में इस बंदे को घटिया डायरेक्टर माना जाता है और उसकी वजह यह है कि ये बहुत ही वाहियात किस्म के फिल्म औरों में कहां दम था जैसी फिल्में बना चुका है। अब तो खैर कोई एक्टर इसकी फिल्में करता ही नहीं है। यही वजह है कि अब ये बेचारा वेब सीरीज का डायरेक्टर बन गया है। हर 6-8 महीने के बाद एक वेब सीरीज बनाया करता है। 29 नवंबर को नीरज की एक और वेब सीरीज रिलीज हो रही है जिसका नाम है सिकंदर का मुकद्दर। आप अंदाजा लगाइए, नाम देखिए, सिकंदर का मुकद्दर। आप सभी ने बहुत जगह सुना होगा मुकद्दर का सिकंदर, लेकिन इस भाई ने नाम रखा है सिकंदर का मुकद्दर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है, ये आदमी मेंटली बैंकरप्ट हो चुका है। इसको आज की तारीख में ये भी पता नहीं है कि किसी फिल्म का सही नाम क्या हो सकता है या किसी वेब सीरीज का सही नाम क्या हो सकता है। और वेब सीरीज कोई भी रिलीज हो, कितनी भी बड़ी फ्लॉप हो, लेकिन उसका रिजल्ट तो आप जानते हैं। जो भी OTT कंपनी उस वेब सीरीज को रिलीज करती है वो यही कहती है कि ये वेब सीरीज आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी हिट है, सबसे ज्यादा देखे जाने वाली वेब सीरीज है। इतने बड़े उल्लू के पट्टे हैं ये, मेरी समझ में नहीं आता। मतलब अपने ही पैसे उड़ाते हैं, अपना ही नुकसान करते हैं और फिर अपनी झूठी तारीफ करते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि धर्मा में 50% का हिस्सेदार हो गया है आदर पूनावाला, और जिस दिन इस हिस्सेदारी का ऐलान हुआ था उसी दिन दुनिया को यह पता चल चुका था कि अब धर्मा कई एक फिल्मों का ऐलान करेगा। और धर्मा ने अपनी एक नई फिल्म का ऐलान कर दिया है जिसमें हीरो है लक्ष्या, वही लक्ष्या जो धर्मा की किल फिल्म का हीरो था। और इस फिल्म की हीरोइन है महापनौती अनन्या पादे,
जिस फिल्म में अनन्या आ जाती है उस फिल्म का सुपर डुपर डिजास्टर होना तय हो जाता है। मैं आपको ये बता दूं कि करण जौहर की एक एजेंसी है, वही अनन्या का काम देखती है। तो जाहिर सी बात है करण जौहर पर यह भी प्रेशर था कि भाई अनन्या को इतने दिनों से कोई फिल्म नहीं मिल रही है, तो ऐसा ना हो कि अनन्या छोड़कर भाग जाए, किसी दूसरी एजेंसी के पास चली जाए। लेकिन क्योंकि करण जौहर ने यह फिल्म अनन्या को दे दी है, तो ये तो बिल्कुल गारंटी हो गई कि अब अनन्या करण जौहर की कंपनी को 1 साल तक तो छोड़ नहीं सकती। ये फिल्म एक लव स्टोरी है और इसका नाम है चांद मेरा दिल। अगर आपको याद हो तो इससे पहले करण जौहर ने बीड़ा उठाया था झुग्गी एक्टर सिद्धांत को सुपरस्टार बनाने का, और सिद्धांत सुपर फ्लॉप होकर अपनी झुग्गी में जाकर बैठ चुका है। करण जौहर ने, एक्सेल ने, वायरएफ ने, सब ने उसको सुपरस्टार मान लिया था। इतनी नॉलेज है इनको एक्टरों के बारे में, आप अंदाजा लगा सकते हो। और वो सभी फिल्में सुपर डुपर डिजास्टर हो गई हैं। उस भाई का कैरियर हमेशा के लिए समाप्त हो गया है और अब करण जौहर ने ठाना है कि वो लक्ष्या को सुपरस्टार बनाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि वाकई ही करण जौहर बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। गरीबों के शाहरुख खान विक्रांत मैसी को तो आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। इस लड़के की एक फिल्म आई थी 12th फेल, जिसने तकरीबन 50 करोड़ का बिजनेस कर लिया था और यही वजह है कि उस फिल्म को हिट माना गया था। हालांकि आज की तारीख में लाइफ टाइम 50 करोड़ का बिजनेस कुछ है नहीं, जबकि साल में ऐसी कई फिल्में होती हैं जिनका एक दिन का बिजनेस 50 करोड़ रुपए होता है। तो विक्रांत ने भी गंदी फिल्में बनाने वाली एकता कपूर की एक फिल्म की है जिसका नाम है साबरमती। कुछ महीनों पहले इसका एक ट्रेलर रिलीज हुआ था, वो ट्रेलर बिल्कुल डिफरेंट था और अब फिर से एक नया ट्रेलर रिलीज हुआ है। ऐसा लग रहा है कि फिल्म को दोबारा शूट किया गया है और पहले कुछ और फिल्म थी और अब जो बनी है वो कुछ और फिल्म है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो इस फिल्म का डायरेक्टर था उसका और एकता का झगड़ा हो गया था, उस डायरेक्टर ने इस फिल्म को छोड़ दिया था और अब कोई दूसरा डायरेक्टर आया है जिसने इस फिल्म को बनाया है, कंप्लीट किया है। कहने का मतलब यह है कि अब जो ट्रेलर रिलीज हुआ है वो बहुत ही वाहियात है, बहुत ही घटिया है। इसको देखकर ये गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि ये फिल्म 12 बजे लगेगी और 3 बजे उतर जाएगी। और वैसे भी ये कोई कमर्शियल फिल्म तो है नहीं, ये प्रोपगेंडा फिल्म है और आप सभी जानते हैं कि प्रोपगेंडा फिल्म कभी चल जाती है और कभी डिजास्टर हो जाती है। विवेक ओबेरॉय ने की थी मोदी जी की बायोग्राफी, जो एक प्रोपगेंडा फिल्म थी और एक शो भी नहीं चली थी। वीर सावरकर एक फिल्म आई थी जो एक प्रोपगेंडा फिल्म थी और नहीं चली थी। तो 90% गारंटी के साथ मैं ये कह सकता हूं कि ये प्रोपगेंडा फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर ही होनी है। आज की तारीख में ना जाने कितने लोगों ने अपने अपने OTT प्लेटफॉर्म्स लॉन्च कर दिए हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनका जो OTT प्लेटफॉर्म है बस वो तो कुछ ही महीनों में नेटफ्लिक्स और अमेजोन से कहीं आगे निकल चुका होगा। भाई सपने कोई भी देख सकता है, सपने देखने से कोई किसी को कैसे रोक सकता है, समझ रहे हो ना। तो एक पंजाबी फिल्मों की चिमड़ी एक्ट्रेस है जिसका नाम है सरगुन और इसका हस्बैंड है रवि दुबे जो टीवी सीरियल्स किया करता है। लेकिन ये दोनों पति पत्नी ऐसा मानते हैं कि इनसे बड़ा स्टार बॉलीवुड में कोई दूसरा है ही नहीं। रवि अपने आप को शाहरुख खान से बड़ा सुपरस्टार मानता है और सरगुन अपने आप को ऐश्वर्या, कैटरीना सबसे ऊपर मानती है। ये अलग बात है कि इनका ऑफिस बॉय, ड्राइवर, नाई, धोबी, कसाई, हलवाई भी इनकी फिल्म नहीं देखता। इनके पड़ोसियों की तो बहुत दूर की बात है और पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो अब इन दोनों ने अपना एक OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है ड्रीम याता। नॉर्मली अगर कोई दूसरा इसको लॉन्च करता तो एक लोगो बनाता और लॉन्च कर देता, बात खत्म। लेकिन क्योंकि ये पति पत्नी अपने आप को सुपरस्टार मानते हैं तो इन्होंने तकरीबन 2 मिनट का एक ट्रेलर बनाया और उसको रिलीज किया और उसमें बताया कि हमारा ये OTT प्लेटफॉर्म ड्रीम याता है। बस अब हमने अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है तो अमेजॉन वालों को इंडिया छोड़कर भागना पड़ेगा और नेटफ्लिक्स वालों को तो कहीं मुंह छुपाकर रहना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? कैसे कैसे उल्लू के पट्टे लोग हैं, समझ से बाहर है भाई साहब। मतलब क्या सोचा होगा इन्होंने और क्या ये सोच रहे हैं और क्या इनके दिमाग में चल रहा होगा मेरी समझ से बिल्कुल बहुत दूर की बात है। दोस्तों बहुत सारे निर्माता चेंज होने के बाद, बहुत सारे लीगल झगड़े खत्म होने के बाद अब फिल्म रामायण बन रही है और अब इस फिल्म का एक ही निर्माता है, प्राइम फोकस का ओनर। ये जो प्राइम फोकस कंपनी है ये VFX का काम करती है और बहुत बड़ी कंपनी है। इंडिया में है, लंदन में है, अमेरिका में है। आप सभी जानते हैं कि फिल्म रामायण की स्टार कास्ट भी बहुत बड़ी है। इस फिल्म में बड़े स्टार को लिया गया है जैसे कि रणबीर कपूर, यश वगैरह वगैरह। और अब ऐलान कर दिया गया है कि फिल्म रामायण पार्ट 1 रिलीज होगी 2026 में दिवाली पर
और पार्ट 2 रिलीज होगी 2027 में दिवाली पर। और मैं आपको ये बता दूं कि ये शायद हिंदुस्तान की पहली फिल्म है जो पूरी फिल्म ग्रीन पर शूट हो रही है। इस फिल्म को रियल लोकेशंस पर शूट नहीं किया जा रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि प्राइम फोकस एक बहुत बड़ी कंपनी है जो वीएफएक्स का काम करती है, तो उनको पूरा यकीन है कि वो ग्रीन पर शूट करके पीछे ऐसे ऐसे महल, ऐसे ऐसे बड़े लोकेशंस दिखा देंगे जिनको देखकर मजा आ जाएगा। और मुझे 1% भी डाउट नहीं है कि प्राइम फोकस वाले ये नहीं कर पाएंगे। प्राइम फोकस वाले बहुत ही कमाल का वीएफएक्स करेंगे। फिल्म कितनी चलेगी ये मैं आज नहीं कह सकता। उसकी वजह यह है कि हम सभी रामायण की कहानी जानते हैं, स्टार्टिंग भी जानते हैं, क्लाइमैक्स भी जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि रामायण पर सीरियल भी बन चुका है, आदि पुरुष फिल्म भी रामायण पर बन चुकी है, अब जो सिंघम अगेन आई है उसकी कहानी को भी रामायण के साथ जोड़ा गया है। तो यानी कि लोग बहुत कुछ देख चुके हैं रामायण के बारे में। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि कितने लोग रामायण को देखने जाएंगे। लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही है कि रणबीर कपूर की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, तो जाहिर सी बात है अगर डेली शराब पीने वाला, माल लेने वाला, मटन चिकन खाने वाला रणबीर कपूर राम का रोल कर रहा है तो शायद लोग उसको देखने जाएं। कितने लोग देखने जाएंगे ये उसी वक्त पता चलेगा जब फिल्म रिलीज होगी। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि रामायण फिल्म मेकिंग में एक नई क्रांति लेकर आएगी। शायद रामायण के बाद किसी भी फिल्म की कोई भी शूटिंग रियल लोकेशन पर नहीं होगी। शायद रामायण के बाद हर कोई अपनी फिल्म को सिर्फ ग्रीन पर शूट करेगा और वीएफएक्स करके फिल्म को रिलीज करेगा, बात खत्म। और मेरे ख्याल में फिल्म को बनाने का ये तरीका सबसे ईजी होगा, सबसे आसान होगा, सबसे बेस्ट होगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में फिल्म बेबी जॉन का टीजर रिव्यू किया था, उसमें फिल्म की कहानी को बताया था और बहुत ज्यादा लोगों ने कमेंट्स करके कहा है कि मैं जो कहानी बता रहा हूं वो गलत कहानी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने यह कहा है कि थ्योरी में एक ही रोल है, डबल रोल नहीं है। लेकिन आप सभी ने यह माना है कि पहले एक्टर इंस्पेक्टर होता है, फिर वो कहीं गायब हो जाता है, दूसरा हुलिया चेंज करके वापसी आता है और जो उसकी बेटी किडनैप हो गई है उसको बचाता है। अगर आप इसको एक रोल मानते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक हीरो के एक फिल्म में 2 गेटअप है, 2 किरदार है, तो मैं उसको 2 रोल मानता हूं। लेकिन चलिए छोड़ दीजिए, आप जीत गए, मैंने आप लोगों की बात मान ली कि बेबी जॉन में पहले वरुण धवन एक इंस्पेक्टर है, उसके बाद वो गायब हो जाता है, फिर वो एक गुंडा बनकर आता है और क्योंकि उसकी बेटी को उसके दुश्मनों ने किडनैप कर लिया है, फिर वो अपनी बेटी को बचाता है। तो कहानी तो यही है, थ्योरी की भी कहानी यही है और बेबी जॉन की भी कहानी यही है। ये ऑफिशियल रीमेक है तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हाँ, आप ये कह रहे हो कि भाई वो एक रोल है, मैं ये कह रहा हूं कि 2 रोल है, लेकिन कहानी तो वही है ना जो मैंने बताई। कहानी तो कुछ अलग नहीं ना भाई साहब। आप उसको एक रोल मान सकते हो, मैं 2 रोल मान सकता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहानी पर तो कुछ असर नहीं पड़ रहा है ना, कहानी तो वही है जो मैंने बताई है। और अगर आपको याद हो तो शाहिद कपूर की एक फिल्म आई थी डैडी, उसमें भी उसके दुश्मन उसके बेटे को किडनैप कर लेते हैं और पूरी फिल्म में वो मिशन पर है अपने बेटे को बचाने के लिए। उस फिल्म की भी कहानी यही थी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर सारी दुनिया इस फिल्म की कहानी को जानती है तो वो कौन सा पागल है, कौन सा उल्लू का पट्टा है जो वरुण धवन को देखने के लिए अपना टाइम खराब करेगा और अपने पैसे खर्च करेगा। और आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये कहा है कि आप वरुण धवन के फैन हो। भाई जो वरुण धवन का फैन है ना, मेरा चैनल छोड़कर अभी का अभी चला जाए, क्योंकि आपकी जिंदगी पे लानत है। अगर आप वरुण धवन के फैन हो ना तो आपको जीने का कोई अधिकार नहीं है। आपसे गया गुजरा इंसान दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। मतलब आप अंदाजा लगाओ कि ये कौन लोग हैं जो वरुण धवन जैसे एक्टर के भी फैन हो सकते हैं, जिसको ना एक्टिंग आती है, ना बोलना आता है, जो आज हीरो है तो सिर्फ और सिर्फ अपने बाप डेविड धवन की वजह से। अगर डेविड धवन का बेटा नहीं होता तो कहीं चाय बना रहा होता। तेलुगु फिल्मों का एक हीरो है जिसका नाम है नागा चैतन्य। ये खिजावनी समांथा का हस्बैंड हुआ करता था, डिवोर्स हो गया है, लेकिन इसको जैसे ही आप देखोगे ये शक्ल से ही बावला दिखता है। अब इस बावले एक्टर की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है थंडेल और जिसकी हीरोइन है साई पल्लवी। यानी कि ये एक तेलुगु फिल्म है और इसको डब करके हिंदी में रिलीज किया जाएगा।
मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इस फिल्म को पैन इंडिया फिल्म कैसे कहा जा सकता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस फिल्म के निर्माताओं को किस वजह से ये यकीन है कि ये फिल्म हिंदी बेल्ट में चलेगी, हिंदी दर्शक इस फिल्म को देखने जाएंगे। मतलब किसके लिए देखने जाएंगे? साई पल्लवी के लिए, बहुत कम लोग बेचारी को जानते हैं, या बावले चैतन्या के लिए? उसकी तो शक्ल पर ही बावला लिखा हुआ है, तो उसकी वजह से कोई फिल्म देखने कैसे जाएगा? तो मैं इन सभी तेलुगु फिल्मों के बनाने वालों के सामने हाथ जोड़ता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई साहब हमें टॉर्चर करना बंद कर दीजिए। ये जो आपको बीमारी लग गई है ना हर फिल्म को पैन इंडिया फिल्म बताने की, इस बीमारी को आप जल्दी से जल्दी हटा दीजिए। कोई इलाज कराइए, दवाई लीजिए भाई साहब, क्योंकि ये बीमारी बहुत खतरनाक है, बहुत ही बेतुकी बीमारी है। आप यकीन कीजिए इस फिल्म को हिंदी बेल्ट में कुत्ता भी देखने नहीं जाएगा, इंसानों की तो बात ही छोड़ दीजिए। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि रामचरण अपनी फिल्म गेम चेंजर का ट्रेलर रिलीज करेगा लखनऊ में, और ये ट्रेलर रिलीज हो चुका है। और भाई साहब मैंने भी देखा है, क्या वाहियात, क्या घटिया ट्रेलर है मतलब क्या ही कहा जाए। मेरी समझ में नहीं आता इन तेलुगु एक्टरों को क्या बीमारी लग गई है। इनको ऐसा क्यों लगता है कि जो हिंदी फिल्मों के देखने वाले हैं वो इनके बहुत बड़े फैन हैं, वो इनकी फिल्मों का इंतजार करते हैं। अरे भाई अगर आपने कियारा एडवाणी को फिल्म में लिया है तो अच्छी बात है, आप फिल्म को तेलुगु में रिलीज कीजिए। आप हिंदी बेल्ट में क्यों रिलीज कर रहे हो भाई साहब? आप अपने पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? अपनी फिल्म को हिंदी बेल्ट में रिलीज क्यों करना चाह रहे हो? अरे भाई साहब आप लिख करके रख लो कि आपकी फिल्म को कुत्ता भी देखने नहीं वाला, इंसानों की तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर आपको याद हो जब रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल रिलीज हुई थी, उसमें बॉबी देओल के 3-4 सीन थे, और उन 3-4 सीन के बाद यह बताया जाने लगा था कि बॉबी देओल बहुत बड़ा सुपरस्टार बन चुका है। और मैं बार बार आप सभी को बता रहा था कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है कि 3-4 सीन से बॉबी देओल सुपरस्टार बन गया है। बॉबी देओल बेचारा साइड हीरो है, उसको ऐसे ही साइड रोल मिलते रहेंगे। अब फिल्म रिलीज हुई है सिंघम अगेन, उसमें विलन का रोल किया है भैंसे अर्जुन कपूर ने, और अर्जुन कपूर ऐसा दिखा रहा है कि सिंघम अगेन ने जो बिजनेस किया है वो सिर्फ इसी भैंसे की वजह से किया है। मतलब मीडिया वालों को पैसे दे रहा है, उनसे कह रहा है मुझे सुपरस्टार बोलो, वो बोल रहे हैं, लेकिन इससे भैंसे भाई फर्क क्या पड़ने वाला है वो तो बता दो मुझे आप। अर्जुन भैंसे ने बताया है कि जिस वक्त रोहित शेट्टी ने मुझे ये रोल ऑफर किया था उस वक्त मैं बहुत परेशान था, मेरा मलाइका अरोरा से ब्रेकअप हो गया था, उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मेरा अपना कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि पब्लिक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती। भाई साहब आपकी गलतफहमी है। अगर आपको ऐसा लग रहा था, आपको लगना चाहिए, आपको यकीन होना चाहिए कि आपको एक्टिंग नहीं आती, आपको यकीन होना चाहिए कि पब्लिक आपको फ्री भी देखना नहीं चाहती। अर्जुन भैंसे ने यह भी बताया कि मैंने इस फिल्म की शूटिंग 50 दिन की है, और ये सुनकर भाई साहब मुझे चक्कर आ गए। अगर सिर्फ अर्जुन कपूर ने अपने रोल की शूटिंग 50 दिन की है तो फिर पूरी फिल्म की शूटिंग कितने दिन हुई होगी भाई? मेरे ख्याल में 250-300 दिन की शूटिंग हुई होगी। फिर तो बहुत महंगी फिल्म है। लेकिन मुझे नहीं पता कि अर्जुन भैंसा सच बोल रहा है या अपनी बड़ाई करने के लिए झूठ बोल रहा है। आगे अर्जुन भैंसे ने कहा कि मुझे बड़ी खुशी है कि मैं अपने रोल को बहुत ही अच्छे से निभा पाया, और आज पब्लिक पागल हो गई है मुझे देखकर। आज पब्लिक में मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार बन चुका हूं। आज पब्लिक कह रही है कि अर्जुन भाई आप जल्दी से अपनी नई फिल्म लेकर आओ। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे अर्जुन भैंसे साहब, ये सब बातें किसने बताई आपको? अबे जिन मीडिया वालों को तुम पैसे देते हो वो तुम्हारे को उल्लू बना रहे हैं, पागल बना रहे हैं। बात को समझ। अबे जो तेरा ऑफिस बॉय है, ड्राइवर है, नाई धोबी कसाई हलवाई है, वो भी तेरी फिल्म नहीं देखना चाहता, तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वो तेरी शक्ल मजबूरी में देखता है क्योंकि वो तेरे पास नौकरी करता है, उसको अपना घर चलाना है। बात को समझ। भैंसे अर्जुन भाई, ना कभी आप एक्टर थे, ना एक्टर हो, और ना जिंदगी में कभी एक्टर बन पाओगे। पता है बेटा क्यों? क्योंकि ब्रांड केआरके ये कहता है। ब्रांड केआरके ने तेरे घर पर बैठकर तुझे कहा था कि 4 फिल्मों के बाद तेरा कैरियर खत्म हो जाएगा, उसके बाद तेरा कभी भी कमबैक नहीं होगा, तू जिंदगी में कभी भी हीरो नहीं बन पाएगा। बस जो मैंने कहा था उसको पत्थर पर लकीर मार ले बेटा। दोस्तों मैं अपने वीडियो में कई बार बता चुका हूं कि जो लड़की है सौमी अली, ये मेंटली डिस्टर्ब है,
ये मेंटली स्टेबल नहीं है। यही वजह है कि वो कुछ भी बकवास करती है और कुछ घंटों के बाद उसको होश आता है, उसको पता चलता है कि उसने क्या कहा है, तो फिर वो कहती है कि मैंने ये नहीं कहा है। पिछले एक हफ्ते से ये लड़की सलमान खान को गालियां दे रही है, सलमान खान के बारे में कुछ भी उल्टा सुल्टा बोल रही है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए। इस लड़की ने यह भी कहा कि बिश्नोई सलमान से बहुत ज्यादा अच्छा आदमी है, सलमान तो बिश्नोई से कहीं ज्यादा गंदा आदमी है। सोमी ने यह भी कहा था कि सलमान जब मेरी मिठाई खाता था तो कॉन्डम यूज नहीं करता था, यही वजह है कि मुझे डर था कि मुझे बीमारियां लग गई हैं। सोमी ने यह भी बताया कि सलमान ने कितनी लड़कियों को मारा, कितनी लड़कियों को पीटा, कितनी लड़कियों को गालियां दी। कहने का मतलब यह है कि पिछले एक हफ्ते में इस लड़की ने सलमान के बारे में खूब बकवास की, सिर्फ पब्लिसिटी के लिए, और मीडिया ने उसको हाथों हाथ लिया। मीडिया ने दबा के चलाया, दबा के दिखाया कि देखो सोमी अली सलमान खान के बारे में क्या कह रही है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये लड़की मेंटली डिस्टर्ब है। अब इस लड़की ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि मैंने सलमान खान के बारे में कुछ नहीं कहा, जो भी मेरे सोशल मीडिया हैंडल से कहा गया है वो मेरी कंपनी का एक मैनेजर है उसने कहा है। तो अब इसने अपने स्टेटमेंट के द्वारा कहा है कि जो कुछ भी इसने सलमान के बारे में कहा है वो इसकी गलती नहीं है, उसके लिए इसको जिम्मेदार नहीं माना जाए, बल्कि जो इसकी कंपनी का मैनेजर है उसके लिए वो जिम्मेदार है। इससे ये साबित होता है कि ये लड़की मेंटली डिस्टर्ब है, ये लड़की मेंटली स्टेबल नहीं है। इसके घर वालों को चाहिए कि अपनी बेटी की हालत देखे कि वो बेचारी क्या हो गई है, क्या क्या बकवास करती है, क्या क्या सोचती है। और जब ये सब कुछ बकवास कर लेती है, फिर एक दो दिन के बाद जब इसका दिमाग थोड़ा बहुत ठीक होता है तो फिर ये माफी मांगती है, क्योंकि इसको डर भी लगता है। एक्चुअली इसके बयान से मुझे ऐसा लगता है कि सलमान खान से डरती भी बहुत है। इसको ऐसा लगता है कि कहीं इसको कुछ करा ना दे। मैं सोमी अली के घर वालों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई साहब उस लड़की को मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराइए, उसकी देखभाल कीजिए। अगर वो लड़की आज के वक्त में ऐसी हालत में पहुंच गई है तो ठीक है, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसी हालत में उसका ख्याल रखें, उसका ट्रीटमेंट कराएं। और मैं ऐसा मानता हूं कि जिस हालत में आज सोमी अली है उसकी बेचारी की गलती भी नहीं है। आप सोचिए, बूढ़ी हो गई, जिंदगी खत्म हो गई, ना बच्चे हैं, ना हस्बैंड है, ना फैमिली है। मुझे लगता है घर वाले भी इस पर ज्यादा ध्यान देते नहीं है। घर वालों ने भी छोड़ दिया है कि भाई जो कहना है कहे, मरे तो मरे, बचे तो बचे। तो आप जरा सोच कर देखिए कि जो आदमी जीते जी इतना अकेला हो जाए वो मेंटली डिस्टर्ब नहीं होगा तो क्या होगा। दोस्तों, एक वेब सीरीज रिलीज हुई है जिसका नाम है सितादेल, और इसका हीरो है 2.5 फीट 3 इंच हाइट वाला 50 किलोग्राम वजन वाला वरुण धवन, जिसके छोटे छोटे हाथ है, छोटे छोटे पैर है, लेकिन बेचारा अपने आप को एक्शन हीरो समझता है। अरे वरुण भाई मत मजाक करो गुरुजी। एनीवे, जिसने भी ये सितादेल देखी है भाई साहब वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया है। वो वरुण धवन को ढूंढता फिर रहा है। एक बंदे ने मुझे मैसेज किया, बोला मुझे वरुण धवन का एड्रेस दे दो, मेरा जो टाइम खराब कराया है इस बंदे ने, मुझे उसका बदला लेना है। भाई साहब, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि वरुण धवन की क्या गलती, बेचारे की गलती है उस ओटीटी कंपनी की जिसने 150 करोड़ रुपए में ये वेब सीरीज बनाई। अगर आप इसको आधा घंटा भी झेल नहीं पाए तो ये आपकी प्रॉब्लम है। वरुण धवन को तो पैसे मिले हैं, वरुण धवन ने पैसे लिए, काम किया, बात खत्म। उस बेचारे की तो सारी फिल्में इसी तरह की होती हैं, वाहियात, घटिया। तो ये कोई नई बात तो है नहीं। आपकी प्रॉब्लम क्या थी कि आपने उसको देखना चाहा, क्यों देखना चाहा, ये आपकी गलती है, तो अब आप भुगतो। वरुण भाई, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ऐसी ही 2-4 घटिया वेब सीरीज और बना दो, ताकि जितने लोग वेब सीरीज को देखने वाले हैं वो देखना ही बंद कर दे। दोस्तों, एनिमल के निर्माता भूषण कुमार ने ऑफिशियली बता दिया है कि अभी डायरेक्टर संदीप वांगा रेड्डी स्पिरिट फिल्म बनाने में बिजी है। संदीप इस फिल्म को बना रहा है प्रभास के साथ। प्रभास के साथ का मतलब यह है कि बहुत बड़े बजट की फिल्म बन रही है। इसका मतलब यह हुआ कि 2025 के आखिर तक कभी यह फिल्म रेडी होगी। हो सकता है 2025 में रिलीज हो सकता है 2026 के स्टार्टिंग में रिलीज हो। उसके बाद संदीप 5-6 महीने रेस्ट करेगा। और भूषण ने बताया है कि उसके बाद संदीप वांगा रेड्डी फिल्म बनाना शुरू करेगा एनिमल पार्क रणबीर कपूर के साथ। तो इसका मतलब यह हुआ कि फिल्म एनिमल पार्क बननी शुरू होगी 2026 के एंड में या 2027 के स्टार्टिंग में, और उस फिल्म को बनने में कम से कम 1 साल लगेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि 2027 के एंड से पहले एनिमल पार्क फिल्म रिलीज नहीं हो सकती। अभी साल चल रहा है 2024, 2025, 2026, 2027, यानी कि 3 साल के बाद एनिमल पार्क रिलीज होगी।
तो भाई साहब 3 साल में कौन जिंदा रहेगा, कौन मर जाएगा, किसी को नहीं पता। फिल्म बनेगी, रिलीज होगी कि नहीं होगी, किसी को नहीं पता। मेघना गुलजार एक फिल्म बना रही थी डबल ढोल की आयुष्मान खुराना के साथ। जब मेघना ने इस लड़के को साइन किया तो मैंने उसी वक्त कहा था कि ये मेघना गुलजार को क्या हो गया कि मीठे डबल ढोल की खुराना के साथ फिल्म बनाना चाह रही है, क्या किसी गे की स्टोरी पर फिल्म बना रही है। और अब मेघना गुलजार ने इस मीठे को अपनी फिल्म से निकाल दिया है। मेघना गुलजार ने साउथ के एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन को इसकी जगह लिया है और फिल्म की हीरोइन है करीना कपूर। मेरे ख्याल में मेघना का ये डिसीजन बिल्कुल 100% करेक्ट है, क्योंकि डबल ढोलकी के साथ मेघना कैसे फिल्म बना सकती है यार। अरे भाई डबल ढोलकी के साथ तो कोई ऐसी फिल्म बनाई जा सकती है जिसमें ये गे बन के घूम रहा हो, पाद रहा हो, छींक रहा हो। किसी और रोल में तो ये मीठा फिट ही नहीं होता, तो इसके साथ मेघना एक बढ़िया फिल्म कैसे बना सकती थी। कसम रावण की, जिस दिन से राजनेता बाबा सिद्दीकी को मारा गया है उस दिन से नए नए कारनामे हो रहे हैं। कोई भी लुक्खा फोन कर रहा है, कोई शाहरुख खान से पैसे मांग रहा है, कोई सलमान खान से पैसे मांग रहा है, कोई बाबा सिद्दीकी के बेटे से पैसे मांग रहा है। इन लुक्खों को यह लगता है कि अगर ये कॉल कर देंगे तो सीधा ही करोड़ों रुपए कोई इनको देने के लिए आ जाएगा। अबे बेवकूफो, इडियट्स, तुम्हारे को अकल नहीं है। अबे कोई तुम्हारे को ऐसे पैसे कैसे दे देगा, समझाओ तो सही। एक लुक्खे बेवकूफ फैजान नाम के आदमी ने 2-3 दिन पहले बांद्रा पुलिस स्टेशन में फोन किया और कहा कि शाहरुख खान को जल्दी बोलो कि मुझे 50 लाख रुपए भेज दे। अगर मुझे 50 लाख नहीं भेजेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बिश्नोई का आदमी हूं। बताइए, मतलब ये तो वही हुआ कि आ बैल मुझे मार। अबे साले, कॉल कर रहा है किसको? पुलिस को। पैसे किससे मांग रहा है? शाहरुख खान से। अबे अगर शाहरुख खान से पैसे मांगने तो शाहरुख खान को कॉल कर। पुलिस में कॉल करके शाहरुख खान से पैसे कैसे आएंगे वो तो समझाओ मुझे। और जैसे ये कॉल आया वैसे ही पुलिस ने उस कॉल को ट्रेस किया और जाके इस लुक्खे को पकड़ लिया। अब ये भी जेल में है। बताओ साले कैसे कैसे लोग हैं। कसम राजस्थान के उस काले हिरन की जिसको किसी ने नहीं मारा था, जिसने परेशान होकर खुद को गोली मार ली थी, खुदकुशी कर ली थी। आप सभी जानते हैं कि बिग बॉस के स्टेज पर बुढ़ऊ ने कहा कि मेरा कमाल का रोल है सिंघम अगेन में, मजा आ गया, क्या शूट हुआ है। और भाई जिन लोगों ने फिल्म देखी है उन्होंने बुढ़ऊ का रोल भी देखा होगा। जिन जिन लोगों ने बुढ़ऊ का रोल देखा है वो सदमे में आ गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा ये क्या था और क्यों था। सब लोग यही पूछ रहे हैं बुढ़ऊ भाई ये क्या था, क्यों था यार। कसम उस कमाल के ड्राइवर के जिसने रात को फुटपाथ पर सोते हुए लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी और जिसका आज तक पता नहीं चला। अब ये दिन आ गए कि गंदी फिल्में बनाने वाली एकता कपूर बिग बॉस को होस्ट करेगी। किसको? बिग बॉस को होस्ट करेगी। वही औरतों की कांतिलाल शाह जो गंदी फिल्में बनाकर अपना घर चलाती है। वही गंदी फिल्में बनाने वाली एकता कपूर जो अपनी निजी जिंदगी में बहुत ही परेशान है, असंतुष्ट है। आप जरा सोचिए, बॉयफ्रेंड नहीं, हस्बैंड नहीं, बच्चे नहीं और ऊपर से गंदी फिल्में बनाकर घर चलाना पड़ता है। एक्चुअली इसने ना जाने कितने स्ट्रगलिंग एक्टर्स को बहुत ज्यादा परेशान किया और उन्होंने सबने इसको बद्दुआएं दी, वो बद्दुआएं इसको लग गई। तो भाई साहब ये असंतुष्ट आत्मा है। ऊपर वाले ने इसको जिंदगी में ही सजा दे दी कि ना तुझे बॉयफ्रेंड का सुख मिलेगा ना हस्बैंड का सुख मिलेगा, तू जिंदगी भर असंतुष्ट रहेगी। तो एक चलती फिरती भटकती हुई आत्मा है और ये बिग बॉस होस्ट कर रही है। आप अंदाजा लगाइए। और बिग बॉस के स्टेज पर खड़े होकर भाई साहब ऐसे बात कर रही है जैसे बहुत बड़ी तुर्रम खान हो। रजत को गालियां दे रही है, दूसरे को गालियां दे रही है, तीसरे को गालियां दे रही है। यहां तक कहा रजत को कि अगर तूने मेरे बाप के बारे में कुछ कहा होता तो मैं घर में एंटर हो जाती। और भाई ये इतनी बड़ी फट्टू है, इतनी बड़ी डरपोक है, अगर रजत वहीं उठ जाता ना और कहता कि मैं आ रहा हूं तेरे स्टेज पे, भाई ये स्टेज छोड़कर भाग जाती, जिंदगी में दोबारा कभी बिग बॉस के स्टेज पर नहीं जाती। इतनी बड़ी डरपोक है, इतनी बड़ी फट्टू है ये। लेकिन मेरी प्रॉब्लम है बिग बॉस के बनाने वालों से। क्या आप लोगों को इस शो को होस्ट करने के लिए कोई और नहीं मिला था? सिर्फ एकता कपूर ही मिली थी? अरे कुछ तो शर्म कीजिए। आप लोगों को पता है कि वो नॉर्मल लड़की नहीं है, आपको पता है कि वो असंतुष्ट आत्मा है, फिर आप उससे बिग बॉस होस्ट कैसे करा सकते हो? मैं आप लोगों से, बिग बॉस बनाने वालों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो खौफ खाइए, कुछ तो शर्म कीजिए। दोस्तों कुछ दिनों से यह खबर बहुत जोर शोर से आ रही है कि अभिषेक और ऐश्वर्या का डिवोर्स हो गया।
और मैं ये बात कई बार कह चुका हूं कि भले ही ये दोनों अलग रहने लगे हों, लेकिन डिवोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि वो हिंदुस्तान के नंबर 1 फैमिली है, उसमें डिवोर्स की गुंजाइश नहीं है। और अब अचानक उस खबर को दबाने के लिए एक दूसरी खबर आई है कि मणिरत्नम एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें हीरो होगा अभिषेक बच्चन, हीरोइन होगी ऐश्वर्या। आप मुझे बताइए कि मणिरत्नम बूढ़ी ऐश्वर्या के साथ आज फिल्म क्यों बनाएगा, और वो एक ऐसी फिल्म क्यों बनाएगा जिसमें अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या है? दोनों का ही स्टारडम नहीं है, दोनों का स्टारडम जीरो है। तो वो कौन सा कॉर्पोरेट हाउस है जो 50 करोड़ भी इस फिल्म पर लगाने के लिए तैयार हो जाएगा? और जब मणिरत्नम किसी फिल्म को बनाएगा तो उसका बजट 100-150 करोड़ से कम तो हो नहीं सकता। तो कोई भी कॉर्पोरेट हाउस अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या पर 100-150 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए कैसे राजी हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो हकीकत यह है कि यह बिल्कुल एक नंबर की झूठी खबर है, इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है कि मणिरत्नम कोई फिल्म बनाने जा रहा है जिसमें अभिषेक और ऐश्वर्या होंगे। एक्चुअली यह झूठी खबर फैलाई गई है सिर्फ और सिर्फ उस डिवोर्स की खबर को दबाने के लिए। यह तो आप सभी जानते हैं कि कुछ दिनों पहले मिथुन दा ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था जो बहुत ही गलत था। यह कहा था कि भाई हम मुसलमानों को छोड़ेंगे नहीं, खत्म कर देंगे, गाड़ देंगे। यानी कि खुलेआम ऑन कैमरा मिथुन ने मुसलमानों को धमकाया था, और अब इसी को लेकर मिथुन के ऊपर एफआईआर हो गई है। अगर मिथुन की जगह कोई और होता तो अब तक का अरेस्ट हो चुका होता, जेल जा चुका होता, लेकिन क्योंकि वो मिथुन है, उसके पीछे आरएसएस खड़ा है, उसके पीछे बीजेपी खड़ी है, तो मिथुन का होगा कुछ नहीं, लेकिन एफआईआर तो हुआ। दोस्तों, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि करीना कपूर एयरपोर्ट पर है, एक लड़की उसके साथ सेल्फी लेना चाहती है, करीना से पूछती है और करीना मना कर देती है कि मैं आपको सेल्फी नहीं दूंगी। देखो, मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें करीना की बिल्कुल भी गलती नहीं है, क्योंकि करीना तो पहले ही कह चुकी है कि भाई हम तो आपको जबरदस्ती अपनी फिल्म नहीं दिखाते, आपको देखनी है हमारी फिल्म तो देखो, नहीं देखनी है तो भाड़ में जाओ, मत देखो। करीना तो ये पहले ही कह चुकी है कि भाई अगर आपको हमारी फिल्मों का बहिष्कार करना है तो करो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, हकीकत यह है कि आप किसी भी एक्टर के फैन हो, उस एक्टर के लिए आपकी औकात है जीरो। वो आपको कीड़े मकोड़े से ज्यादा समझता नहीं है, कोई भी एक्टर हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आप उस एक्टर के फैन हो, आप उस एक्टर के फैन हो, तो अगर वो कहीं आपको मिलेगा तो आपको गले लगा लेगा और आपको कहेगा यार आप तो मेरे फैन हो, बहुत बहुत शुक्रिया जी घंटा। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, वो अगर आपको कहीं मिलेगा तो सेल्फी भी नहीं देगा। हकीकत यही है, बस मानो या ना मानो। तो अगर तुम किसी एक्टर के फैन हो तो तुमसे बड़ा लुक्खा कोई नहीं है। बॉलीवुड में एक डबल मिठाई बांटने वाली एक्ट्रेस है जिसका नाम है राधिका मदन। गंदा दिमाग, गंदी सोच, ये लड़की डबल मिठाई बांटती है। भाई साहब, ये रसगुल्ले भी देती है और साथ में गाजर का हलवा भी देती है। बस इतनी सी बात है, इसलिए कह रहा हूं डबल मिठाई। कुछ भी सोचते हो यार। तो आजकल इस लड़की का चक्कर विजय एनाकोंडा से चल रहा है। कौन विजय एनाकोंडा? वही विजय एनाकोंडा जिसको रश्मिका का बॉयफ्रेंड बताया जाता है, वही विजय एनाकोंडा जो कभी अनन्या पादे को घुमा रहा था, वही विजय एनाकोंडा जो तेलुगु फिल्मों का एक्टर है, वही विजय एनाकोंडा जिसने अपने आप को हिंदी फिल्मों का सुपरस्टार मान लिया था और फिर हमने उसकी फिल्म को ऐसा बर्बाद किया कि यहां से दुम दबाकर भागा। अब ये एनाकोंडा कभी जिंदगी में हिंदी फिल्म में सपने में भी काम नहीं करेगा, रियल में तो बहुत दूर की बात है। तो एक्चुअली आज की तारीख में राधिका मदन और विजय एनाकोंडा का जबरदस्त रोमांस चल रहा है। दोनों एक दूसरे के फोटो पोस्ट कर रहे हैं और दोनों दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। और 2-4 महीने के बाद ही, 2-4 महीने का, मुझे लगता है 1-2 महीने के बाद ही ब्रेकअप हो जाएगा, बात खत्म। बहुत दिनों से बावली दीदी कंगना न्यूज में नहीं थी, तो जाहिर सी बात है कंगना परेशान थी कि साला मैं न्यूज में नहीं हूं, ये हो क्या रहा है। और कंगना को कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था कंट्रोवर्सी करने का, न्यूज में रहने का। तो अब अमेरिका में इलेक्शन हुए और ट्रंप जीत गया और कंगना दीदी को मौका मिल गया कंट्रोवर्सी करने का। बावली कंगना ने बताया कि ट्रंप क्यों जीता है, बावली कंगना ने बताया कि कमला हैरिस क्यों हारी है। बताओ, जिस लड़के को यह नहीं पता कि देश को आजादी कब मिली थी, उसको यह पता है कि कमला हैरिस क्यों हारी है। जिस बावली लड़की को यह नहीं पता कि अपोजिशन लीडर बनने के लिए क्या जरूरी है, उसको यह पता है कि ट्रंप क्यों जीता है। बताओ जी। तो कंगना बावली ने बताया है कि जितने भी हॉलीवुड के एक्टर्स हैं वो कमला को सपोर्ट कर रहे थे और यही वजह है कि कमला हार गई। अगर वो लोग सपोर्ट नहीं करते तो ट्रंप हार जाता, कमला जीत जाती।
दीदी दीदी, आपका दिमाग गजब का दिमाग है। आप इतनी होशियार हो कि आपके जैसी होशियार लड़की दूसरी कभी इंडिया में पैदा ही नहीं होगी। माफ कर दो कंगना दीदी। दोस्तों, मालेगांव के सुपरस्टार कैटरीना के हस्बैंड कल्लू भाई की एक फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है छावा। इस फिल्म के बनाने वालों ने ऐलान किया था कि वो इस फिल्म को 6 दिसंबर को रिलीज करेंगे और 6 दिसंबर को ही रिलीज हो रही है पुष्पा 2। तो अब ये लोग मैदान छोड़कर भाग गए हैं। अब इनका कहना है कि हम अपनी फिल्म को जनवरी 2025 में रिलीज करेंगे। जब आपको पहले ही पता था कि आप पुष्पा 2 से नहीं टकरा सकते, आपकी औकात नहीं है, तो ड्रामा क्यों किया था? ये तो दुनिया को पता था कि कहां अल्लू अर्जुन और कहां कैट का हस्बैंड कल्लू भाई। तो जमीन और आसमान का फर्क है दोनों में। तो जाहिर सी बात है आप भागने ही वाले थे और भाग लिए। दोस्तों, बॉलीवुड में एक पहलवानों की पहलवान एक्ट्रेस है जिसका नाम है हुमा कुरैशी, सॉरी फूमा कुरैशी, क्योंकि ये फूली हुई है। अब इसने बताया है कि पिछले कुछ महीनों में इसको ऐसी 2 फिल्में ऑफर हुई जिसमें इसको मेन लीड हीरोइन का रोल प्ले करना था। कौन सा रोल भाई साहब? मेन लीड हीरोइन का। अरे मैडम, अरे फूमा कुरैशी, ऐसा मजाक मत करो। आपको मेन लीड हीरोइन का रोल? नहीं मैडम जी, देखो दुनिया खत्म होने में अभी टाइम है। आप ऐसा मत सोचो कि दुनिया कल ही खत्म होने वाली है, अभी टाइम है। तो ऐसा बेवकूफ, अंधा, इडियट कोई डायरेक्टर नहीं है, कोई प्रोड्यूसर नहीं है जो आपको मेन लीड हीरोइन का रोल दे। समझ रही हो ना आप फूमा कुरैशी हो, आप याद रखो, फूली हुई कुरैशी हो आप। तो आपको मेन लीड हीरोइन का रोल, रियल की तो बात ही छोड़ दीजिए, सपने में भी नहीं मिल सकता। बात को मानिए आप। तो ये ड्रामा करना बिल्कुल बंद कर दीजिए मैडम जी, समझ गई आप? दोस्तों, अगर आपने आज का वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।